तो यहाँ पर आपकी डिमांड के आधार पर हम लोग लेकर आ गए हैं भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपके लिए होने वाला है, और भौतिक विज्ञान के लिए आपको हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके, ध्यान दीजिएगा। देखिए चलिए इसको देख लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 70 नंबर को है, ये आप सभी लोग जानते ही जानते हैं, तो इसको आपको बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप सभी लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ये आप सभी के लिए कंपलसरी है, इसको आप बहुत प्रैक्टिस सेट में पढ़े होंगे। खंड की बात करें, खंड में देखिए आपका क्या हो जाएगा। एक एएमयू द्रव्यमान को पूरी तरह विनष्ट करने से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है, अथवा एक एएमयू द्रव्यमान में प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी होती है। कितनी? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी होती है। अर्धचालकों की चालकता कितनी होती है? देखिए जो अर्धचालकों की चालकता है वह ताप बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? ताप बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है ना। एक माइक्रोकुलाम तथा 4 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात कितना होगा, आपको बताना है। तो 1:1 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:1 आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस q तथा माइनस q बीच में बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो व दूसरा चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त के चक्कर काटे तो यह क्या होगा? तो कार्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, तब वहां पर शून्य आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? शून्य आपका हो जाएगा, ठीक है ना। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है। कितना है? 500 ओम है। उसकी वैद्युत चालकता कितनी होगी? तो क्या हो जाएगा? 0.002 ओम की पावर -1 आपका हो जाएगा। क्या? 0.002 ओम की पावर -1 आपका हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है। खंड ब की बात करेंगे। भारी जल का उपयोग मुख्यालय कहाँ और किस लिए किया था? देखिए भारी जल का उपयोग मुख्यतः भारी जल का उपयोग मुख्यतः कहाँ और किस लिए किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति मंद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं? तो अवक्षय परत संधि डायोड में पीएन संधि वह क्षेत्र है जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होते, अवक्षय परत कहलाती है। आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट का विमीय समीकरण आपको निकालनी है, ध्यान दीजिएगा। तो कूलाम का बल सूत्र, जो आपका बल का सूत्र आपका क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², यानी कि एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई Q1 Q2/F_r²। तो यहाँ देखिए Q1 Q2 की बीमा और F_r² की बीमा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? A²T²/m की पावर -2 L² आपका हो जाएगा। तो m की पावर -1 L की पावर -3 A की पावर 2 T की पावर 4 आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आप कर दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा। यह संभव क्यों नहीं है कि हम संधारित्र को चाहे जितना आवेश देना चाहें दे सकें? ध्यान दीजिएगा, यह संभव क्यों नहीं है कि हम संधारित्र को चाहे जितना आवेश देना चाहे दे सके, अथवा किसी संधारित्र को एक सीमा से अधिक आवेश देना संभव क्यों नहीं है, आपको ये बताना है। ध्यान दीजिएगा, संधारित्र को लगातार आवेश देते रहने से इसके प्लेटों के बीच विभवांतर में धीरे धीरे वृद्धि होती जाती जाएगी, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, और क्या हो जाएगा? एक विशेष स्थिति आ जाने पर क्या होने पर? ध्यान दीजिएगा, एक विशेष स्थिति आ जाने पर प्लेट के माध्यम का वैद्युत रोधन टूट जाएगा और संधारित्र चिनगारी उत्पन्न करके विसर्जित हो जाएगा। इसलिए हम संधारित्र को जितना चाहें आवेश नहीं दे सकते हैं। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध का सूत्र स्थापित करना है आपको। तो धारा घनत्व का अनुगमन वेग और संबंध माना किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है, तो चालक का परिच्छेद कैपिटल ए धारा प्रवाहित कितनी होगी? I NEA/VD आपका हो जाएगा। धारा घनत्व J बराबर I/A आपका हो जाएगा, और J NEAVD/A आपका हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो NEEVD आपका हो जाएगा, ठीक है। दो समांतर धारावाही रेखीय चालक तारों के बीच लगने वाला बल का सूत्र आपका क्या होगा? अथवा दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र प्रयुक्त चिन्हों के अर्थ में बताते हुए लिखिए।
दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र ध्यान दीजिएगा, F/L बराबर μ0/2 पाई I1 I2/R आपका हो जाएगा। ठीक है, जहां I1 वो I2 दोनों चालकों में बहने वाली धाराएं हैं तथा R दोनों चालकों के बीच की दूरी आपका हो जाएगा। खंड स की बात करेंगे तो देखिए, समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाना है। अथवा समस्थानिक तथा संभाविक नाभिकों में अंतर आपको स्पष्ट करना है। अथवा परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण आपको करना है। परिभाषित कीजिए। देखिए, किसी एक तत्व में ऐसे विभिन्न परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक जैसे 1H1, 1H2 और 1H3 आपका हो जाएगा। आगे, संभारिक ऐसे नाभिक होते हैं जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, समभारिक कहलाते हैं। तो उदाहरण 1S3 2He3 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। विभव प्राचीर यानी रोधिका विभव से आप क्या समझते हैं, जब पी-एन संधि का निर्माण होता है तो पी-एन संधि के निकट अवक्षय परत जिसमें कोई गतिशील आवेश वाहक उपस्थित नहीं रहते हैं के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर यानी पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। यह 0.1 वोल्ट से 0.05 वोल्ट को टिका होता है। आगे देखेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर रखा है और उस पर 6 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो ई बराबर क्या है, 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम आपका हो जाएगा। थीटा बराबर 30 डिग्री, टाउ बराबर दे रखा है 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर आपका। तो द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टाउ = PE sin थीटा या PE sin 30 डिग्री। तो P बराबर क्या हो जाएगा, टाउ/E sin 30 डिग्री या 6 × 10⁻24/10⁵ इंटू 1/2 यानी सॉल्व करेंगे तो 1.2 × 10⁻28 कूलाम मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, इसकी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अथवा समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। अथवा समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या हैं। समविभव पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव हों, समविभव पृष्ठ कहलाता है। विशेषताओं की बात करेंगे, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, खंड द की बात करेंगे, द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं समझाना है आपको। देखिए, अथवा द्रव्यमान क्षति क्या होती है, इसकी सहायता से किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा को कैसे समझाया जा सकता है। अथवा क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान क्षति में संबंध लिखिए। हीलियम 2He4 नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 0.0304 mu इस नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान क्षति की बात करेंगे, परमाणुओं में नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से सदैव कुछ कम होता है। इसका अर्थ यह है कि जब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर किसी नाभिक की रचना करते हैं तो कुछ द्रव्यमान लुप्त हो जाता है। यह द्रव्यमान नाभिक को न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग तथा नाभिक के द्रव्यमान के अंतर के बराबर होता है। द्रव्यमान अंतर ही द्रव्यमान क्षति कहलाता है। द्रव्यमान क्षति बराबर न्यूक्लियनों का द्रव्यमान का योग माइनस नाभिक का द्रव्यमान आपका हो जाएगा। अर्थात द्रव्यमान क्षति बराबर प्रोटॉनों का द्रव्यमान न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान आपका हो जाएगा। उदाहरण, यानी ZHA प्रोटॉन में Z तथा न्यूट्रॉन A-Z आपका हो जाएगा। यदि द्रव्यमान MP न्यूट्रॉन Mn तथा नाभिक का द्रव्यमान ΔM हो तो द्रव्यमान क्षति आपकी क्या हो जाएगी, Z × MP + A-Z Mn माइनस M आपका हो जाएगा। ठीक है, और बंधन ऊर्जा EB बराबर क्या हो जाएगी, द्रव्यमान क्षति ΔM के तुल्य ΔM × C² यानी कि आंशिक बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति AMU में इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 0.0304 × 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आपका टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 28.30 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका हो जाएगा। पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्धतरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र खींचिए तथा इसकी कार्यविधि आपको समझाना है। पीएन संधि डायोड को अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग में लाया जाता है,
सरल परिपथ आरेख बनाकर कार्यविधि समझाइए। निवेश तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूप को दिखाना है आपको। अथवा में पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए अर्धतरंग दृष्टिकारी के लिए परिपथ आरेख बनाइए। इसकी कार्यविधि आपको समझाना है। देखिए, पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में इस ध्यान दीजिएगा, इसका परिपथ आरेख चित्र में दिखाया गया। जबकि दृष्टिकारी में उच्च वोल्टेज और दिश धारा, जिसे आप डीसी धारा कहते हैं ना, डायरेक्ट करंट, ठीक है ना, प्राप्त करनी होती है, तो इसमें निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी कि एसी वोल्टेज को एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, मतलब कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। किसका? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, ठीक है, जिससे वोल्टेज को बढ़ाते हैं। प्राथमिक कुंडली में सिरों के बीच जोड़ देते हैं। यदि इनमें निम्न वोल्टेज दिश धारा प्राप्त करनी होती है तो उच्चाई ट्रांसफार्मर से स्थान पर अपचाई ट्रांसफार्मर प्रयुक्त करते हैं। संधि डायोड को एक लोड प्रतिरोध आरएल से जोड़कर इसको द्वितीयक कुंडली के सिरों ए व बी के बीच जोड़ देते हैं। कार्यविधि: निवेशी वोल्टेज के पहले आधे धनात्मक चक्र में जब ट्रांसफर की द्वितीयक कुंडली का सिरा ए फिर सिरा बी के सापेक्ष धनात्मक होता है तो संधि डायोड का पी क्षेत्र धनात्मक से तथा एन क्षेत्र ऋणात्मक से जुड़ा होने के कारण यह अग्र अभिनत अवस्था में होता है। अतः इससे होकर धारा प्रवाहित हो जाती है। इस दिशा में लोड प्रतिरोध आरएल धारा सीडी की ओर बहती है। ध्यान दीजिएगा, ये आप देखिए, आप ये देखिए, यहाँ पे निवेशी वोल्टेज आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपका एसी वोल्टेज देंगे और यहाँ से संधि डायोड होगा, आपको यहाँ से डीसी करंट निकलेगा। देखिए, ये निवेश वोल्टेज आप देंगे, इसमें एसी वोल्टेज देंगे, तो देखिए इस तरीके से कर्व आपका मिलेगा, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है? निर्गत वोल्टेज होता है। निवेशी वोल्टेज के अगले आधे ऋणात्मक वक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का सिरा ए सिरे बी से सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर होता है। अतः पी एन संधि डायोड का पी क्षेत्र ऋणात्मक से एन क्षेत्र धनात्मक से जुड़ा होने के कारण यह उत्क्रम अभिनत दशा में होता है। इस दशा में इसमें होकर धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, अतः इस दिशा में आरएल में धारा शून्य रहती है। इस प्रकार लोड आरएल में धारा निवेशी वोल्टेज से पहले आधे धनात्मक वक्रों में ही दिशा सी से डी की ओर प्रभावित हो पाती है, आधे शेष ऋणात्मक चक्रों में नहीं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर रखे बिंदु आवेश की दूरी को दोगुना कर दे तो उस पर लगने वाला बल में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर उसके केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी, ध्यान दीजिएगा, E बराबर कितना होता है? 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम आपका होता है। तो इस बिंदु पर Q आवेश पर कार्य करने वाला बल F बराबर QE यानी Q इंटू 1/4πε0 2p/r³ समीकरण नंबर 1 आपका हो जाएगा। दूरी r को दोगुना अर्थात 2r पर नया बल F1 बराबर Q इंटू E1 बराबर Q इंटू 1/4πε0 2p/r का क्यूब। तो यहाँ से देखिए 1/8 Q इंटू 1/4πε0 2p/r³ समीकरण नंबर 2 आपका हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 और 2 से F1 बराबर F इंटू 1/8 आपका हो जाएगा। तो नया बल प्रारंभिक बल का 1/8 गुना आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। देखिए, आवेश Q को दो खोखले संकेंद्री गोलों पर जिनकी त्रिज्याएं R1 तथा R2 यानी R1 इज ग्रेटर देन R2 है, तो इस पर प्रकार से वितरित किया गया है कि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व तो समान हो। गोले को उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर गोलों के अलग अलग आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है, तब Q1 प्लस Q2 बराबर कैपिटल Q आपका हो जाएगा। आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है, यानी कि Q1/4πr1 का स्क्वायर बराबर Q2/4πr2 का स्क्वायर, यानी Q1/r1 का स्क्वायर बराबर Q2/r2 का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 आपका हो जाएगा। 2 को हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? Q1/r1 का स्क्वायर अपान r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 आपका हो जाएगा। उभयनिष्ठ केंद्र पर भीतरी गोले के आवेश Q2 के कारण विभव आपका क्या हो जाएगा? V2 बराबर 1/4πε0 Q2/r2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4π Q2/4πr2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार गोले के आवेश कारण विभव E1 बराबर बाहरी गोले के कारण निकालेंगे 1/4πε0 Q1/r1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? नेट विभव V1 बराबर V1 प्लस V2। इसको दोनों को ऐड करेंगे आप ना, जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/4πε0 2Q1/r1 का स्क्वायर। तो यहाँ से V बराबर कितना हो जाएगा?
1/4πε0 इंटू 2/r1 का स्क्वायर प्लस क्यू r1 का स्क्वायर r1 प्लस r2 का स्क्वायर समीकरण नंबर 3 से आपका ये हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2q/r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए खंड या की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। नाभिकीय संलयन क्या है, यह क्रिया सामान्य ताप पर क्यों संभव नहीं है। ठीक, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको व्याख्या करना है। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन को आपको समझाना है तथा दोनों में अंतर आपको लिखना है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस क्रिया का परिणाम है, तो अथवा नाभिकीय संलयन से प्राप्त क्या तात्पर्य, यह क्रिया नाभिकीय विखंडन से किस प्रकार भिन्न होती है। प्रकृति में नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण आपको देना है। नाभिकीय विखंडन की बात करेंगे, जब कोई भारी नाभिक न्यूट्रॉन की बमबारी से दो लगभग बराबर नाभिकों में टूटता है तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। विखंडन से प्राप्त नाभिकों का द्रव्यमान विखंडन होने वाले नाभिकीय द्रव्यमान से कुछ कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति ही नाभिकीय ऊर्जा के उत्पन्न होने का कारण है। जब यूरेनियम बराबर क्या हो जाएगा 92U 235 पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो जेड बराबर 56, क्रिप्टॉन जेड बराबर 36 आइसोटोप में टूट जाता है। 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होती है और ऊर्जा निकलती है। इसका समीकरण निम्नलिखित है, यानी कि 92U 22 यानी कि 215 जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लस 0N1 क्रिया करेगा तो 56BA 144 प्लस 16KR 89 प्लस 30N डैश पर ऊर्जा होती है। ठीक है, और नाभिकीय संलयन जिस प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक परस्पर संयोग करके एक भारी नाभिक बनाते हैं उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस क्रिया के लिए बहुत उच्च दाब तथा 10⁸ डिग्री सेंटीग्रेड की ताप की आवश्यकता होती है। इतना उच्च दाब व ताप पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, अतः यह क्रिया पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है। सूर्य में यह क्रिया स्वतः होती रहती है तथा हाइड्रोजन बम में यह क्रिया कृत्रिम विधि से कराई जाती है। ठीक, इस क्रिया में संलयन के प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने से मूल नाभिकों के द्रव्यमान में योग कम हो जाता है द्रव्यमान की इस क्षति को अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। भारी हाइड्रोजन 1s2 के दो नाभिकों में संलयन से निम्न ऊर्जा विक्रिया संभव है। देखिए 1s2 प्लस 1s2 क्रिया करेगा तो 1s3 प्लस 1h1 प्लस 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस प्रकार ट्राइटियम 1s3 का नाभिक पुनः भारी नाभिक में हाइड्रोजन यूनिवर्सिटी में नाभिक संलयित हो जाता है और हीलियम 2He4 का नाभिक तथा 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इतना लिखने पर 1s3 प्लस 1s2 क्रिया करेगा तो 2He4 प्लस 0N1 ठीक प्लस 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होगी। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय संलयन का परिणाम आपका होती है। देखिए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर आपको बताना है। देखिए यह क्रिया भारी नाभिकों में होती है, यह हल्के नाभिकों में होती है। यह क्रिया साधारण ताप पर संभव, यह क्रिया साधारण ताप पर संभव नहीं है। यह क्रिया लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह क्रिया लगभग 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा प्रतिशत कम है, इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा प्रतिशत अधिक है। इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, इस क्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। नाभिकीय विखंडन और देखिए इस क्रिया में भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है और इस क्रिया में हल्के नाभिक संलग्न भाकर भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक है ना, यूरेनियम नाभिक का विखंडन, ये आप इसको लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है ना, और ये आपका ड्यूट्रॉन नाभिक का संलयन, इसको आप लिख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, आपका फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।